हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने अपने इस चैप्टर में से एपिथेलियल टिश्यू को कवर कर लिया है और उससे जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का। हमने देखा था कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की डेफिनेशन, उसका मीनिंग जाना था कि टिश्यू का रियल मीनिंग क्या होता है। और उसके बाद में हमने देखा कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू देखा था। उसके बाद में जो 2 वीडियोज़ आई उसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू को कवर किया, ठीक है। और जैसा कि अब मैंने पहले ही बताया था, हमें इस चैप्टर में टोटल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, जिसमें से हमने हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू को कवर कर लिया है। और आज की वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू को शुरू करने वाले हैं। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो काफ़ी बड़ा मतलब एक टॉपिक है और सभी टिश्यूज़ में सबसे ज़्यादा हमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ही पढ़ना है। वो ऐसा भी है क्योंकि इस जो ये टिश्यू है इसके सब कैटेगरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। हमने इसे काफ़ी ज़्यादा क्लासीफाई किया हुआ है और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, मतलब हमने इसे काफ़ी सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज़ मिलते हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा टिश्यू मिलता है वो मिलता है हमें कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज़ मिलते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। और उन 4 में से सबसे ज़्यादा जो टिश्यू देखने को मिलता है वो मिलता है हमें कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़, अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिलेगी वही तो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होगी। कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को ढांचा प्रोवाइड कर रही होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई, मान लीजिए एक घर बनाया, तो जैसे हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सेल क्या थी, बेसिक यूनिट ऑफ बेसिक और कह रहे थे हम स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट थी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसी तरीके से मान लीजिए एक घर है, उसमें वो घर को कौन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, उस जो एक हाउस है या आपका घर है उसको एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? ब्रिक्स, जिन ब्रिक्स से वो बना हुआ है, ये कह सकते हैं वॉल्स। और वॉल्स किस चीज़ की बनी हुई हैं? ब्रिक्स की बनी हुई हैं। तो हम यही बात कहते हैं कि अब वो हम इसलिए क्यों कह रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि देखिए हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं बनाने के टाइम पे, लाइक कह सकते हैं सीमेंट भी यूज़ होता है, ठीक है, ब्रिक्स तो होती हैं, उसके साथ में कुछ रॉड्स वगैरह भी यूज़ होती हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होती हैं चीज़ें? ब्रिक्स होती हैं। तो हमारे जो घर है उसको स्ट्रक्चर भी तो ब्रिक्स ही प्रोवाइड कर रही हैं। क्या वो सीमेंट प्रोवाइड कर रहा है हमारी घर को पूरा फ्रेमवर्क? नहीं। एक टाइम अगर सीमेंट नहीं हुआ तो भी चल जाएगा काम। अब कुछ घर आपने देखे होंगे, घर कह रही हूँ, कुछ घर आपने देखे होंगे कि जो मतलब जिनके ऊपर सीमेंट का वो जो कहते हैं प्लास्टर, वो नहीं हुआ होता, तो क्या वो घर नहीं है? क्या वो मतलब एक मतलब रह नहीं रहे उसमें लोग? एक स्ट्रक्चर तो है ही ना उनके पास में। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है ब्रिक्स, और वो ही हमारे घर को एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वही फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही होगी। उसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू में होता है। कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, या इसे हम कह सकते हैं मोस्ट अबंडेंट होता है हमारी बॉडी में, और इसलिए ये ही टिश्यू हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब हमने टिश्यू की जब डेफिनेशन देखी थी तो उसमें हमने एक बात बोली थी कि मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन। हमने कहा था कि टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स in which cells are similar in structure, function and origin। और origin वाली बात को मैंने लाइक 3 पार्ट्स बनाए अभी तक इस वीडियो के, और तीनों में ही समझाया, और फर्स्ट पार्ट में तो बहुत अच्छे से समझाया। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी आप देख सकते हैं।
तो जब मैंने उसके बारे में बताया था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमारी बॉडी में ये जो ओरिजिन वाला जो पॉइंट था उसके लिए मैं बता रही हूँ। ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमने एनिमल किंगडम में अच्छे से पढ़ा है कि ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के होते थे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से होते थे आप कमेंट करके बताइए, और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से होते थे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ एनिमल किंगडम में। तो देखिए, अभी मैं ये बता देती हूँ कि ह्यूमंस जो होते हैं वो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, ठीक है। यानी कि ह्यूमंस के पास में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और इसमें से अगर मैं आउटर से इनर में जाऊँ तो हमें मिलती है सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है एक्टोडर्म, और जो मिडल लेयर होती है वो होती है मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एंडोडर्म। मैं इसे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियोस में इसे काफ़ी बार ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। और अब देखते हैं कि तो हाँ, अब हमने देखा था कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था वो एक ऐसा टिश्यू था जो इन तीनों लेयर से डेवलप हो रहा था, तीनों लेयर से ओरिजिनेट हो रहा था। मतलब उसके पास में ऐसी पावर थी कि वो तीनों से ड्राइव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मीजोडर्म लेयर से ड्राइव हो सकता है। मीजोडर्म कौन सी लेयर थी? मिडल वाली लेयर। तो ये कनेक्टिव टिश्यू में ये चीज़ है कि ये सिर्फ मीजोडर्म वाली लेयर से ओरिजिनेट हो सकता है, या कह सकते हैं ड्राइव हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा, हमने 3 पॉइंट्स देखे इसके कनेक्टिव टिश्यू के जनरल। उसमें हमने देखा कि ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, तो हम कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कह रहे थे कि ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। उसके बाद में हमने कहा ये अबंडेंट होते हैं इसलिए ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में हमने कहा कि ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है, यानी कि उसका मतलब है मीजोडर्म वाली लेयर से ये ओरिजिनेट होते हैं। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के काफ़ी सारे टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। लाइक अभी आगे हम अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, लेकिन उन सब में एक कॉमन चीज़ रहेगी और वो होंगे उनके कंपोनेंट्स। मतलब ऐसा है कि अब घर अलग अलग तरह के बने होते हैं, सबके घर एक जैसे थोड़ी ना बने होते हैं। किसी के घर में लाइक 2 रूम है, किसी के 3, या मतलब किसी भी तरीके से अलग अलग घर होते हैं। लेकिन उनमें बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं जो मतलब सभी घरों में यूज़ होंगी ही होंगी। वो होती है हमारी ब्रिक्स हो गई, सीमेंट वगैरह हो गया, और कह सकते हैं कि लाइक वो रोड्स वगैरह, और 1-2 चीज़ें और होती हैं जैसे कि मतलब होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऑफ कोर्स अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। और मान लीजिए फ्लोर टाइल्स वगैरह, ठीक है। तो अब भाई ये हम लोग ये कह रहे हैं कि घर होते हैं अलग अलग तरह के, सबके घर अलग अलग तरह के बने होते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन होती है उन सभी घरों में। वो ये होती है कि वो ईंटों से बने होंगे। उनके घर बनने में सीमेंट का इस्तेमाल हुआ होगा, सीमेंट यूज़ हुआ होगा। तो हम ये बात कह रहे हैं कि चाहे वो अलग अलग तरह के हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सभी घरों में इस्तेमाल हो रही हैं घर बनाने में। तो उसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू में होता है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स तो हैं, लेकिन सभी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हमें ये 3 चीज़ें हमेशा देखने को मिलेंगी। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं अब ये देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में तो हम वैसे भी सुनते ही रहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? एक कह सकते हैं सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है। और अब मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब मैट्रिक्स किस चीज़ का बना होता है। अब मैट्रिक्स बना होता है हमारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बारे में हमने 1-2 जगह और भी पढ़ा है अभी तक, और आगे तो पढ़ना ही है कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो वो चीज़ अलग है। बट ये वो ही म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बात हो रही है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, मतलब इसका स्ट्रक्चर वगैरह बायोमोलिक्यूल्स में आता है। तो मैट्रिक्स बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, हाइलुरोनिक एसिड का। हाइलुरोनिक एसिड के बारे में हम सब सुनते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह में। जैसे अगर आप कभी कॉस्मेटिक वगैरह के एड्स देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट, अब जैसे कि आजकल तो ये ज़्यादा ही हो गया है कि लॉरियल वगैरह का कुछ देखना एडवर्टाइजमेंट आता है,
उसमें वो बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, और पॉन्ड्स वगैरह के भी आते रहते हैं हाइलुरोनिक एसिड, इस सीरम वगैरह भी आते हैं हाइलुरोनिक एसिड है इसमें सीरम में, तो वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा है हमारी स्किन के लिए, तो ये वही हाइलुरोनिक एसिड है। और थर्ड एंड नेक्स्ट जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में भी हमने सुना हुआ है। तो हमने कहा कि मैट्रिक्स, वो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स है उसमें सबसे पहली चीज़ हमें मिलती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में भी हम, मैट्रिक्स किस चीज़ का बना हुआ है वो देख लेते हैं। मैट्रिक्स बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, हाइलुरोनिक एसिड का और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा कंपोनेंट आता है सेल्स। अब भाई टिश्यू है तो सेल तो होंगे ही होंगे, ये चीज़ तो हमने डेफिनेशन में ही देखी थी कि टिश्यू क्या होते थे, ग्रुप ऑफ सेल्स होते थे, सेल्स का गुच्छा होता था। तो अब वो कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे ये देखते हैं। कुछ तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट नाम से ही पता लग रहा है ये क्या करते होंगे, फाइबर्स को प्रोड्यूस करते होंगे, पर डोंट वरी अभी हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा के बारे में नाम तो सुनते ही रहते हैं हम। मैक्रोफेजिस और फिर आता है मास्ट सेल। मैक्रोफेजिस के बारे में ना हम उस पर पढ़ते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में आएगा, बट अभी हम आइडिया लेंगे। ठीक है, उसके बाद में मास्ट सेल्स आते हैं, और जो एक इम्पॉर्टेंट तो खैर सारे ही हैं, बट एक कनेक्टिव टिश्यू में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा एडिपोज सेल्स। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक तो हो गया था हमारा मैट्रिक्स, दूसरा हो गया हमारा सेल्स। और सेल्स में कौन कौन से सेल्स हैं, एडिपोज सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफेजिस, प्लाज्मा सेल्स और साथ में फाइब्रोब्लास्ट। अब उसके बाद में थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का वो होता है हमारा फाइबर्स। अभी हमने कहा कि फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो फाइबर्स कुछ अलग अलग तरह के प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले वाइट फाइबर, और वाइट फाइबर को हम कोलेजन फाइबर भी कहते हैं। येलो फाइबर को इलास्टिक फाइबर भी कहते हैं। अभी हम इनके बीच में भी डिफरेंस देखेंगे। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी इस चैप्टर में उन्हें पता होगा, मैंने एक चीज़ बताई थी एपिथेलियल टिश्यू में, कि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके नीचे एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम नाम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में 2 चीज़ें होती हैं, रेटिकुलर लैमेला और साथ में बेसल लैमेला। बेसल लैमेला बनी हुई थी म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की, वहीं पे रेटिकुलर लैमेला बनी हुई थी कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर्स की। तो ये वही कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर्स की बात हो रही है। अभी हम इनके बीच में डिफरेंस भी देखने वाले हैं। अब एक बारी मैं थोड़ा सा कंबाइन कर देती हूँ चीज़ों को। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसलिए ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। साथ ही में हम कहते हैं कि ये मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। अब हर कनेक्टिव टिश्यू में ये 3 चीज़ें देखने को हमेशा मिलेंगी, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। अब मैट्रिक्स किस किस चीज़ का बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स। दूसरी चीज़ आती है सेल्स। सेल्स हमारे पास में कुछ अलग अलग तरह के प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजिस, मास्ट सेल, उसके बाद में फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल्स। थर्ड एंड लास्ट चीज़ जो मिलती है वो होती है फाइबर्स। फाइबर्स 3 तरह के, वाइट फाइबर, येलो फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया हो। अब आगे प्रोसीड करते हैं। ये मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया है इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। अभी हमने देखा ना कि जो कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट होते हैं उसमें हमारे कुछ अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
कौन कौन से? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजिस, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल और साथ में एडिपोज सेल्स। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट जो सेल आते हैं वो आते हैं फाइब्रोब्लास्ट। इनका क्या काम होता है? ये फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं और साथ में मैट्रिक्स भी सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये काफ़ी लंबे लंबे से सेल्स होते हैं। फाइबर्स कैसे होते हैं? बड़े बड़े। तो अब फाइबर्स प्रोड्यूस करने वाले सेल्स भी तो बड़े बड़े ही होंगे। ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और साथ में ये काफ़ी बड़े भी होते हैं। स्ट्रक्चर इनका काफ़ी बड़ा होता है। ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग हुई होती है इनमें और ये साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन्स के। इनके बारे में आप देखेंगे अभी। तो मैंने क्या कहा कि फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम होता है? सबसे मेन काम इनका ये होता है कि ये फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा काम इनका ये होता है कि मैट्रिक्स भी सीक्रेट करते हैं। उसके बाद में हमने कहा कि जो इनके सेल्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये ब्रांच होते हैं और साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल आ जाते हैं हमारे मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस के कुछ नाम होते हैं, इनको याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैक्रोफेजिस के कुछ नाम होते हैं जैसे कि हिस्टियोसाइट, क्लाज्मेटोसाइट और साथ में स्कैवेंजर सेल्स। अब स्कैवेंजर सेल्स का मतलब क्या होता है, क्यों ये नाम से हम इन्हें बुलाते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं ये मोनोसाइट से ड्राइव होते हैं। अब मोनोसाइट क्या होता है, ये हम बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो डोंट वरी, हम वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो मैं इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर दूँ। तो ये ड्राइव होते हैं मोनोसाइट से। इनकी शेप कैसी होती है? अमीबा के बारे में तो हमने अभी तक जितने चैप्टर्स किए हैं पढ़ा ही है। अमीबा के बारे में अभी ये बताया कि इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, वो अपनी शेप ऐसे ऐसे बदलते ही रहते हैं। तो उसी तरीके से ये वाले जो सेल्स होते हैं ये अपनी शेप बदलते रहते हैं, ठीक है। फैगोसाइटिक होते हैं। फैगोसाइटिक का मतलब ये होता है कि ये दूसरे जो सेल्स वगैरह आते हैं, कह सकते हैं हार्मफुल चीज़ें आती हैं, उनको ये ईट कर लेते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईट करना, और जो फैगोसाइटोसिस करते हैं उनको हम कहते हैं फैगोसाइटिक। अब ये अगर दुश्मनों को मार रहे हैं तो हम इन्हें इसलिए कहते हैं स्कैवेंजर सेल्स। मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनके कुछ और नाम भी होते हैं जैसे कि क्लाज्मेटोसाइट्स, हिस्टियोसाइट और स्कैवेंजर सेल्स। स्कैवेंजर सेल्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस करते हैं और नेचर में फैगोसाइटिक होते हैं। ये मोनोसाइट से डिराइव्ड होते हैं। तो हमें इस टाइप ऑफ सेल, इस वाले सेल में यही पढ़ना था। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल आ जाता है हमारा मास्ट सेल। मास्ट सेल भी अमीबोइड होते हैं शेप में, इनकी शेप भी कोई फिक्स नहीं होती। ये थोड़े थोड़े बेसोफिल्स की तरह दिखते हैं, बेसोफिल्स की तरह दिखते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा एस शेप होता है। एस शेप ऐसे करके कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब मास्ट सेल भी 3 तरह के होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हिस्टामिन का क्या काम होता है? हिस्टामिन जो होता है वो वैसोडाइलेशन करता है और इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं वैसोडाइलेटर, ठीक है। वहीं पे जो हमारा सेरोटोनिन होता है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। हेपेरिन जो होता है वो एंटीकोएगुलेंट होता है। अब ये सब क्या होता है, वैसोडाइलेटर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये हम ह्यूमन फिजियो में आगे पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ आए हो। 3 टाइप ऑफ सेल करे हमने अभी तक, कौन कौन से? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल। उसके बाद में हमने अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल पढ़ते हैं जो होते हैं हमारे एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स जो होते हैं वो ओवल शेप्ड सेल्स होते हैं,
ठीक है। और इनका क्या काम होता है, ये फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। एडिपोज सेल्स जो होते हैं वो उनका कोई मतलब वैसे ऐसा नहीं है कि ये जैसे अभी हमने पढ़ा कि मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस में था कि वो उनकी शेप बदलती रहती है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, उनकी शेप फिक्स है, वो ओवल शेप्ड होते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये अमीबॉइड शेप होते हैं, इनकी भी टेढ़ी मेढ़ी सी शेप होती है, ठीक है। और उसके बाद में ये साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। इनके पास में पेरिफेरल लेयर होती है, ठीक है। ये इनका क्या काम होता है, ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, साथ में सिक्रीट भी करते हैं। अब ये क्या होता है बताऊँगी मैं। उसके बाद में इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कार्ट व्हील शेप होता है, इनका न्यूक्लियस कार्ट व्हील शेप है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी आज हमने क्या क्या किया, हमने कनेक्टिव टिश्यू का ओवरव्यू लिया, कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे। उसके बाद में हमने देखा कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, और फिर हमने टाइप्स ऑफ मतलब जो कंपोनेंट्स में ही हमारा एक टॉपिक आया था सेल्स, और वो कौन कौन से सेल्स होते हैं उसको एक एक करके देखा, उनके बारे में पढ़ा। अब हम कल की वीडियो में मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स को स्टार्ट करने वाले हैं, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ने वाले हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो then please press the like button, and if you can then please share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel. And if you need my handwritten notes then you can let me know in the comment section, so I can provide you my handwritten notes which are free of cost. And yes, thank you so much.